हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। 2 वीडियो इसके ऊपर ऑलरेडी आ चुका है और ये तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक इनफाइनाइट शीट है चार्जेस का। मतलब आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एक शीट बना रखा है चार्जेस का, पूरा चार्ज का एक प्लेन शीट बना रखा है। जैसे आपके पास ये जो इनफाइनाइट प्लेन शीट है चार्ज का, वो कुछ ऐसा है। अब इनफाइनाइट यहाँ पे बना नहीं सकता, लेकिन ये प्लेन चार्जेस का शीट है, पूरा चार्जेस से भरा हुआ है। ये याद रखना, ये पूरा आपका चार्जेस से इनफाइनाइट प्लेन शीट भरा हुआ है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हम लोग को पता करना है। जैसे अब ये शीट हमने ऐसे बनाया हुआ है, अगर इस शीट को मैं इस तरह से टर्न कर दूं 90 डिग्री पे, तो आपको सिर्फ ये चार्जेस का एक एज दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो मैं ये भी यहाँ पे बना दे रहा हूँ, आपको सिंगल चार्जेस का पूरा एक शीट ऐसे का एक एज बस नज़र आएगा। मतलब ये है कि ये जो पूरा प्लेन है वो इस तरीके से अंदर पास हो रहा है। इसी शीट को हमने क्या किया, इस तरीके से मोड़ के 90 डिग्री पर टर्न करके सामने रख दिया, तो आपको सिर्फ ये एक लाइन दिखाई देगी पूरी, और शीट पूरी इसके परपेंडिकुलर अंदर जा रही है। क्लियर है? तो दोनों एंगल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके वजह से, इस प्लेन शीट की वजह से, इसके सामने में मान लो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? मतलब यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक, ये तो ये शीट तो आगे पीछे ऊपर नीचे इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे कहीं मान लो इसके सामने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो अगेन हम गॉस लॉ का यूज़ करेंगे। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, और वो गॉसियन सरफेस उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये दोनों व्यू से मैं दिखा रहा हूँ, इसी शीट को टर्न करके यहाँ पे यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। अब ये पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा, जो हम इमेजिन करने वाला है क्लोज गॉसियन सरफेस, वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए। और हमने ये देखा था कि हम जब भी गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग इमेजिन करते हैं। अब यहाँ पे तो यार आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो यहाँ पे क्या करोगे? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि आप ना कुछ ऐसा सरफेस यहाँ पे इमेजिन करो जिसका आधा हिस्सा हम यहाँ रखें और आधा हिस्सा वहाँ रखें, और उस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप तरह तरह के सरफेस यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस ही ले रहा हूँ, एक सिलेंडर सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ, और वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जो है, आधा इस प्लेन के इस बगल होगा और इसके अंदर ठूसते हुए इस साइड दूसरी साइड से आधा निकल जा रहा है। आई होप ये इमेजिन कर सकते हो आप, राइट? आधा इस साइड है और आधा इस साइड है, तो प्लेन को चीरते हुए दूसरे साइड चला गया। तो जैसे आपका प्लेन सरफेस है, उस प्लेन सरफेस से हम ये गॉसियन सिलेंडर छोटा सा पास कर रहे हैं, और ये बहुत ही छोटा सा सिलेंडर हम इमेजिन कर रहे हैं। और वैसे भी ये प्लेन इनफाइनाइट है, तो उसके सामने ये छोटा ही हो जाएगा। और ये ऐसे प्लेन को चीर के अंदर चला गया गॉसियन सरफेस, जिसमें आधा प्लेन के उस बगल है और आधा प्लेन के इस बगल है। मतलब अगर आप इस व्यू से देखोगे तो मैं कुछ ऐसे बोल सकता हूँ, ये इनफाइनाइट ऊपर जा रहा है, इनफाइनाइट नीचे जा रहा है, तो आधा प्लेन के इस बगल है और आधा प्लेन के इस बगल, ऐसे इस व्यू से देखोगे तो ऐसे चीर के प्लेन सरफेस को ऐसे जा रहा है। समझ गए? ये दोनों एक ही चीज़ है, बस अलग अलग व्यू से देखा जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला काम ये था कि ये जो भी सरफेस है, जो भी हम गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं, उसके थ्रू आपको फ्लक्स निकालना है 2 तरीके से। एक तो इंटीग्रेशन या फिर डेफिनेशन का यूज़ करके फ्लक्स का, और दूसरा आपका गॉस लॉ यूज़ करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, हम पहले जो उसका डेफिनेशन है उसके थ्रू जाते हैं, और उसके बाद फिर हम गॉस लॉ यूज़ कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, आपके पास ये जो क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस अगेन एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस में 3 पार्ट में आप पूरे इस सरफेस को डिवाइड कर सकते हो। एक तो ये वाला सरफेस, दूसरा ये सर्कुलर सरफेस, और तीसरा कर्व्ड सरफेस, राइट? तो 3 सरफेसेस है इस पूरे जैसे कि ये क्लोज सरफेस हमारे पास है सिलेंड्रिकल, तो एक तो ये वाला प्लेन सरफेस सर्कुलर, ये वाला प्लेन सरफेस सर्कुलर, और तीसरा जो एक कर्व्ड सरफेस है ये वाला। तो मैं इस सरफेस को S1 नाम दे देता हूँ, इस साइड वाले सरफेस को S2 नाम दे देता हूँ,
और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको हम S3 नाम दे देते हैं। अगर सरफेस S1 की बात की जाए तो यहाँ पे देखो इस सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की ओर आएगा, राइट। सो ये आपका एरिया वेक्टर है, इसको मैं एरिया वेक्टर S मान लेता हूँ या S1 मान लेता हूँ, चलो ठीक है। या फिर ds यहाँ पे इसका देखते हैं, एरिया वेक्टर जो है ds यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सरफेस 2 का एरिया वेक्टर आप देखोगे तो इसका सरफेस 2 का एरिया वेक्टर बाहर की ओर यहाँ पे ऐसे आएगा, तो यहाँ पे ds वेक्टर एरिया वेक्टर बाहर की ओर आ रहा है। अच्छा, इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की ओर जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर यहाँ चला गया। नाउ सी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा बताओ। सी प्लेन चार्ज शीट है, तो प्लेन चार्ज शीट आपका पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे फैला हुआ है, इसे यहाँ पे इमेजिन करते हैं। तो भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये ऐसे ही बाहर की ओर जाएगा, आउटवर्ड बाहर की ओर जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रहा है, इसका मतलब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बाहर आएगा और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही बाहर आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि इस दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, मतलब थीटा हो जाएगा 0 डिग्री और यहाँ पे भी आपका थीटा हो जाएगा 0 डिग्री फॉर सरफेस S1 एंड S2। लेकिन ये जो कर्व्ड सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में जाएगा ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका इसी डायरेक्शन में जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री बनेगा सरफेस S3 के लिए। ये सेम चीज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हो, इसी का ये केस है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ये S3 सरफेस है आपका, S3 सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऊपर है और इसके लिए आपका थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर आपका बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे जा रहा है। ये सेम चीज़ को हम पलट के ऐसे इस ओवरव्यू में देख रहे हैं, इस व्यू में देख रहे हैं। यहाँ पे अगेन एरिया वेक्टर आपका इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और थीटा का वैल्यू 0 डिग्री फॉर सरफेस S2 एंड फॉर सरफेस S3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हो कि दोनों ही व्यू से आप देख रहे हो कि आपका जो 3 सरफेस है, तीनों सरफेस में इसका और इसका थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आ रहा है। और ये जो आपका कर्व्ड सरफेस है ये वाला, यहाँ से देखो तो ये वाला कर्व्ड सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और थीटा 90 डिग्री है। अब सुनो, हमारा अगला स्टेप ये था कि हम क्या करेंगे, पहले तो फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन E ds cos थीटा, क्लोज इंटीग्रेशन ds cos थीटा, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन हम इस सिलेंडर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये आपका इंटीग्रेशन भी 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फॉर सरफेस S1 E ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन E ds cos थीटा फॉर सरफेस S2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा फॉर सरफेस S3। तो हमने ये क्लोज इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सरफेस S1, सरफेस S2 और ये कर्व्ड सरफेस आपका S3। और यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा तो इसके लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, इसके लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, पर इसके लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है सरफेस S3 के लिए, ओके। तो कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे भी थीटा 0 है तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 और यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ओके। तो अब फाई का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इस पूरे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये पूरा सरफेस सेम डिस्टेंस पे दूरी पे है। जैसे यहाँ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देख लो, इस पूरे सरफेस S3 पे, नहीं S3 नहीं है, सॉरी ये क्या है, S1 है। इस पूरे सरफेस S1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है। वैसे ही S2 का भी हालत है, इस पूरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा और सेम डिस्टेंस पे है। और आपने आधा इधर और आधा इधर बांट रखा है, आधा इस साइड है और आधा इस साइड है। इसका मतलब ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब इन सारे पॉइंट्स पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन सारे पॉइंट्स पे भी होगा, क्योंकि ये जितना डिस्टेंस दूरी पे है इस प्लेन शीट से, ये सरफेस S2 भी उतनी ही दूरी पे है इस प्लेन सरफेस से या प्लेन शीट से। तो इसका मतलब आपका सरफेस S1 और सरफेस S2, एक तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल भी है। तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा, पहले तो कॉस थीटा हम कर देते हैं 1, तो यहाँ पे ये आ जाएगा E इंटू ds इस सरफेस के लिए, सरफेस S1 के लिए कॉस थीटा 1 हो चुका है,
प्लस ई इंटू डी एस फॉर सरफेस S2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0। और अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया हर पॉइंट जो है इस सरफेस S1 पे ये इससे सेम दूरी पे है, तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा ds फॉर S1 प्लस ई इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर S2, दैट इज इक्वल टू, देखो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस S1 और S2 का इक्वल है, क्योंकि सरफेस S1 का डिस्टेंस और सरफेस S2 का डिस्टेंस दोनों इक्वल है इस प्लेन शीट पे, क्योंकि प्लेन शीट बीचों बीच जा रहा है उसके, तो दोनों जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो ई वैसे ही आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन ऑफ ds फॉर सरफेस S1, सरफेस S1 के लिए पूरा इंटीग्रेशन ds का, इसका मतलब वो S1 का एरिया बोल रहा है, तो हम मान लेते हैं S1 का जो एरिया है वो a है, तो ये पूरा एरिया a हो जाएगा, समझे। S1 का टोटल एरिया ये हम कर चुके हैं कई बार, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नथिंग बट टोटल एरिया, और ये सरफेस S1 के लिए, तो सरफेस S1 का टोटल एरिया हम, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है इसका एरिया हम a मान लेते हैं। वही सेम एरिया S2 के लिए भी आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, e इंटू ए हो जाएगा, और आपका फ्लक्स का वैल्यू आ गया 2EA। इतना फ्लक्स बाहर आ रहा है इन सारे क्लोज सरफेस के थ्रू। अब हमको क्या करना है, गॉस लॉ यूज करना है, तो यूजिंग गॉस लॉ या फिर बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या है बताओ, जो भी आपका गॉसियन सिलेंडर है ये वाला, इसके थ्रू जो भी फ्लक्स पास हो रहा है दैट इज सिंपली टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल कितना चार्ज एनक्लोज्ड है इसके अंदर ये चेक कर लेते हैं। तो देखो इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर सिर्फ इस एरिया में जितना चार्ज आ रहा है, ये सर्कुलर एरिया में जितना चार्ज आ रहा है, सिर्फ इतना ही चार्ज इसके अंदर है, बाकी सब गॉसियन सिलेंडर के बाहर है। तो इस सर्कुलर सरफेस जो सिलेंडर जिससे पास हो रहा है, ये सरफेस जिसके थ्रू सिलेंडर पास हो रहा है, इसमें जितने चार्जेस हैं उसी को हम एनक्लोज्ड चार्ज बोल रहे हैं। और यहाँ से देखोगे तो ये सरफेस, यहाँ पे ये जो सर्कुलर सरफेस जिसके थ्रू सिलेंडर पास हो रहा है, इसमें जितने चार्जेस हैं उतने ही चार्जेस इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर है, बाकी तो सब बाहर है। तो हमारा क्यू एनक्लोज्ड इसके अंदर का ही हम लेंगे। अब ये क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू हम क्या निकालें, तो देखो यहाँ पे अगेन क्योंकि चार्जेस आपका पूरे सरफेस पे सिचुएटेड है, तो हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। सो विल डिफाइन ओवर हियर सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन एरिया। तो हम कौन सा चार्ज लेंगे बच्चों, सिर्फ ये वाला चार्ज जो इसके अंदर है, और इसी को हम एनक्लोज्ड चार्ज बोल रहे हैं, क्यू एनक्लोज्ड। ये कितने एरिया में है पूरा चार्ज, देखो ये उतना ही एरिया है जितना इस सिलेंडर के का क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब ये जो एरिया S1 और S2 का एरिया है उतना ही एरिया इसका भी होगा, और S1 और S2 दोनों का एरिया हमने ए माना है, इसका मतलब ये चार्जेस जितने अंदर हैं वो ए एरिया में सिचुएटेड है। सो बेसिकली आपका क्यू एनक्लोज्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इनटू ए। समझ गए, इसको ये इक्वेशन 1 रख दो, इसको इक्वेशन 2 रख दो, और पुट दिस इन इक्वेशन 2, इसको उठा के इक्वेशन 2 में डाल दो, तो आपका फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 ये दोनों फ्लक्स का इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल कर दोगे, तो फ्रॉम 1 and 3 2EA विल बी इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ए और ए कैंसिल हो जाएगा, और ई का वैल्यू आपका आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। अब इसमें एक खास बात है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो यहाँ पे है, ई डजंट डिपेंड, ई डज नॉट डिपेंड ऑन आर, आर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट, प्लेन शीट से डिस्टेंस पे आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, मतलब आप कहीं भी चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो प्लेन चार्ज शीट से अगर आप दूर जाओ या उसके नजदीक रहो इससे फर्क नहीं पड़ता है,
आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं आर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे आपको कांस्टेंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आर पे डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा नहीं हो रहा है, तो चाहे आप प्लेन चार्ज शीट के नजदीक हो या दूर हो, आर पे उससे डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट होगा। तो अगर आपके पास इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है तो इस रीजन में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। ये हमको ये इक्वेशन बता रही है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमने अगेन गॉस लॉ का यूज किया एंड वी फाउंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। अच्छा, ये एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आपका जो एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक है, इसमें जो गॉसियन सरफेस है वो थोड़ा सा अलग इमेजिन किया है और मैंने यहाँ पे इसको अलग इमेजिन किया है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। और ये क्यों नहीं पड़ता मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ, उससे भी आपका आंसर जो है वो सेम आएगा। देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मैंने तो यहाँ पे जो गॉसियन का सरफेस है वो एज ए सिलेंडर इमेजिन किया हुआ था। उन्होंने एक पैरेललो पाइप्ड या बोल लो क्यूबॉइड इमेजिन किया हुआ है कुछ इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा, ये कुछ ऐसे इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, अब देखो इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे आप आगे क्या करोगे, आप देखोगे कि भाई किस एरिया के थ्रू आपका कितना फ्लक्स निकल रहा है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम यह है कि 6 साइड्स आपके हो जाते हैं, तो आपको 6 साइड्स को चेक करना होगा। पर स्टिल आप यहाँ से देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है, आगे का एरिया, इस वाले एरिया का एरिया वेक्टर बाहर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी बाहर आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सीधे ऐसे आ रहा है, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इसके लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये वाला जो सरफेस है पीछे साइड, इसका भी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा। उसके अलावा बाकी जो सारे फेसेस बचे हैं उसके लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ही होगा। कैसे? देखो, एक तो ऊपर का सरफेस है ये वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना ऐसे ही जा रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर आएगा, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। अच्छा, नीचे वाला जो सरफेस है, नीचे वाले का एरिया वेक्टर नीचे जाएगा, तो अगेन इसके लिए भी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, राइट। और बचे दो सरफेसेस, एक जो इस साइड है और एक जो पीछे साइड है, तो इसका एरिया वेक्टर सीधे बाहर आएगा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है और ये इसका एरिया वेक्टर बाहर आ रहा है 90 डिग्री। और जो पीछे साइड है इसके, उसका एरिया वेक्टर पीछे जाएगा। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर उधर जा रहा है। तो ये जो चारों साइड है, ऊपर वाला, आगे वाला, नीचे वाला और पीछे वाला, ये चारों का अगर आप देखोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे और ऐसे जा रहा है, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे ऐसे जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चारों एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो गया। एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हुआ, इसका मतलब थीटा 90 डिग्री, और आपका कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो अगर कॉस थीटा 0 हो जा रहा है तो आपको पता है कि उस एरिया के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं जा रहा है। तो अगेन हमने यहाँ पे वैसे सिलेंड्रिकल वाला पार्ट लिया था और सिलेंड्रिकल वाले पार्ट से वैसे भी कोई फ्लक्स नहीं जा रहा था। सिलेंड्रिकल पार्ट का भी जो थीटा है वो 90 डिग्री आ रहा था। यहाँ पे सिलेंडर की जगह पे 4 साइड आ गए और इन चारों साइड का आपका जो थीटा है वो 90 डिग्री और कॉस थीटा 0 आ रहा है। इसका मतलब वैसे भी आपके इंटीग्रेशन में, आप जो इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे क्लोज इंटीग्रेशन में, उसमें टोटल अभी ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ईडीएस कॉस थीटा जो है हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, S1, S2 और S3 कर्व्ड सरफेस। इसमें 6 साइड्स है तो ये इंटीग्रेशन 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ऊपर, आगे, नीचे और पीछे इन चारों साइड का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए कॉस थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, थीटा 90 डिग्री आ रहा है। तो इसमें भी आपके पास सिर्फ बचेगा यही दो साइड, एक ये बचेगा और एक पीछे वाला बचेगा। सिलेंडर में भी वही हो रहा था, एक आगे वाला बच रहा था और एक पीछे वाला, और कर्व्ड सरफेस जो था उसका 0 हो जा रहा था। तो सेम इसी तरीके से अगर जाओगे तो इस केस में भी आपको क्या मिल जाएगा? सेम वही आंसर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। तो चाहे आप इस तरीके से जाओ, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है आप देख सकते हो, या फिर ये जो तरीका मैंने आपको बताया सिलेंडर का इमेजिन करके,
आप सिलेंडर भी इमेजिन कर सकते हो, ये भी इमेजिन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गॉसियन सरफेस का सरफेस किस शेप का हो ये मैटर नहीं करता, बस क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। तो चाहे आप पैरेललोपाइप ले लो जो यहाँ पे लिया हुआ है, या फिर आप सिलेंडर ले लो, दोनों ही क्लोज सरफेस है, दोनों चल जाएगा, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। समझ गए चीज़? चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।